गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोग पढ़ा क्या हमने खाद्य संरक्षण से संबंधित? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और उस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य को अपने अपने राज्यों में आयोग की स्थापना करना है। और जो सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, चाहे बुजुर्ग हो सकता है, विकलांग हो सकता है, सामाजिक दृष्टि से बहुत अति पिछड़ा हुआ हो, एकदम जिसको कोई समझ ही ना हो, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हो, जिसके पास में खाने पीने के कोई साधन न हो, ऐसे लोगों को भी खाने पीने के साधन जुटा देना, ये क्या है? खाद्य सुरक्षा। यदि हम इसको भारतीय इतिहास में कॉन्सेप्ट देखें, ये कब से कॉन्सेप्ट आया, तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद से। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। कोई बता सकता है कि संविधान में कहीं उल्लेख था क्या इसका? उल्लेख है संविधान में? जैविक खेती वाले इसमें जो संविधान आता है, संविधान में इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में कहीं मिलता है, स्पष्ट कहीं नहीं है। कोई धारा है क्या इसकी? इस धारा में लिखा है? नहीं। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की जिम्मेदारी है, ऐसा कहीं थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। लेकिन 1960 की बात करें, 1960, अब क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। और उस समय कृषि भी कौन सी होती थी हमारे यहाँ? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है? आप तो अर्थशास्त्री को पता होगा, नहीं पता? खाने बस उसी के लिए उस समय किसान क्या करते थे? जितनी भी जमीन है उनके पास में, सब में उन चीजों का उत्पादन करते थे जिनको डायरेक्ट खाते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंगफली, लहसुन, प्याज, तुअर, अलसी। तेल निकालना है तो अलसी भी बो देंगे, दाल के लिए तुअर बो देंगे, उड़द बो देंगे, मसूर बो देंगे, खाने के लिए ज्वार, बाजरा, गेहूं, जो भी हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ करते थे कि हमें पैसों की जरूरत न पड़े, सिर्फ खाने पीने की चीजें मिलती रहे। तो ऐसी कृषि को क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। और 1960 के दशक में क्या हुआ कि उद्योगों की स्थापना हुई, और उद्योगों के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में लोगों ने शहरों की ओर भागना शुरू कर दिया। तो शहरों में क्या हो गई? छोटी छोटी गंदी संदी बस्तियां, भीड़ भड़का, ये सब कुछ होने लगा। अब किसान खेती कहाँ करता था? गांव में। और उत्पादन कैसा होता था? निर्वाह कृषि के अनुसार। निर्वाह कृषि मतलब जितना चाहिए उतना उत्पादन कर लो, जितना चाहिए उतना उत्पादन कर लो। अब जब बहुत आवश्यकता से ज्यादा हो जाता था तब जाके वो बेचते थे, घरों में देखा ना, वो मिट्टी की कोठियां बनी हुई होती थी, है ना, वो लकड़ी की रहती थी, वो बांस जैसे कमची के, और उसको मिट्टी से लिप देते थे पूरा, और उसमें गेहूं वगैरह भर के रखते थे। क्यों रखते थे? अगले साल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या खाएंगे? तो ऐसे जुगाड़ करके रखते थे, भंडार करके रख देते थे, बेचते नहीं थे। तो शहरी क्षेत्र के जो मजदूर होते थे, इनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी। कभी इधर से सामान पहुंच जाता था तो सस्ता हो जाता था, नहीं पहुंचता था तो एकदम महंगा, मजदूरों को मिलता ही नहीं था। तो इसलिए इस योजना, ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये 1960 के दशक में आया था, और शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए लाया था। वे मजदूरों के
राशन कार्ड बना दिए जाए और उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए ताकि उनको दी जाए। राशन कार्ड भी नहीं था, वे मजदूरों को वे निर्धारित कीमत पर ये दे दिया जाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर हमारा जो जो मोड है वो बदल गया। अभी हम कर रहे थे निर्वाह कृषि, और अब नई नई फसलें आई, और विशेष रूप से सोयाबीन, कपास, ऐसे कुछ फसलों का उत्पादन होने लगा। व्यापारिक कृषि हो गई। और व्यापारिक कृषि में किसानों ने ऐसी फसलों का उत्पादन करना शुरू किया जो खाते नहीं। किसान का उद्देश्य अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है। अब क्या है, इसका अधिक से अधिक उत्पादन करे, उसको बेच दे व्यापारी को, और उससे जो आय प्राप्त होगी उससे अपनी जरूरत की चीजें खरीद ले। गेहूं भी खरीदेंगे, अब चावल भी खरीदेंगे, दाल भी खरीदेंगे। हमारे यहाँ जो खेत है उसमें कपास का उत्पादन करेंगे, उसे अच्छी कीमत में बेच देंगे, और जो जरूरत की चीजें है वो खरीदते जाएंगे। पहले मजदूर जो है मजदूरी करता था, कृषि मजदूर जो था, तो मजदूरी किस रूप में मिलती थी उन्हें? खाद्यान्न के रूप में। खाद्यान्न के रूप में, जैसे गेहूं काटने के लिए गया तो गेहूं दे देते थे, सोयाबीन काटने के लिए गया सोयाबीन दे देंगे। ये इस तरीके से मजदूरी मिलती थी। तो मजदूरों के पास में भी भंडार रहता था खाद्यान्न का। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्हें पैसा मिलता था, और खाद्यान्नों की कृषि बहुत ही कम होने लग गई। तो एक तरीके से क्या हो गई, एकदम खाद्यान्न की कमी सी महसूस होने लगी, और जनसंख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या निरंतर बढ़ते जा रही थी, और भूमि जितनी की उतनी भूमिहीन लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रही थी। तो इस कंडीशन में अब क्या किया जाए? अब जैसे शहरी क्षेत्र में खाद्यान्न की व्यवस्था करना है, ग्रामीण क्षेत्र में भी खाद्यान्न की व्यवस्था करना है, और फिर किसानों को, जो मजदूर हैं, उनके लिए एक निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न मिल जाए। फिर हम निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते उनको, तो ज्यादा मजदूरी की मांग करेंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, वो चाहता था कि कम से कम कीमत पर लोगों को खाद्यान्न मिल जाए, और फिर क्या करेंगे, हम कम वेतन देंगे। फिर कम वेतन देंगे तो कम कीमत पर उनका गुजारा भी तो होना चाहिए। अब ऐसी सरकार चाहती थी, मजदूरी है नहीं, मजदूरी की दर कम है, सबके पास रोजगार भी नहीं है, तो कम से कम इनको कम से कम कीमत पर खाद्यान्न ही उपलब्ध करा दिया जाए। 1965 की बात करें, 1965, और 1965 में दो संस्थाएं, कौन सी? नहीं, FAO नहीं, वो तो रोम, वो इंटरनेशनल है। FAO, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI की बात है। साथ ही CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP, ये संस्थाओं के माध्यम से क्या होने लगा, सरकार अब एक उचित कीमत पर खाद्यान्न को खरीदने लग गई किसानों से, और एक भंडार बनाने लग गए FCI के माध्यम से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। जो किसान अपने घरों में रखता था, अब सरकार ने उसे खरीदना शुरू कर दिया। सरकार को चिंता होने लग गई लोगों की, भाई कोई अकाल वगैरह पड़ जाए तो हमारी जनसंख्या का क्या होगा, विदेशों से कितना हम आयात करेंगे। तो अब उन्होंने खाद्य सुरक्षा भंडार के नाम से एक, कि भाई जनसंख्या को, हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी और साल भर में इतना खाद्यान्न लगेगा, तो इतना हमारे पास में एक स्टॉक होना चाहिए, बफर स्टॉक होना चाहिए। बफर स्टॉक बता दिया मैंने, खाद्य सुरक्षा के लिए एक स्टॉक बना के रखा जाता है, वो बफर स्टॉक के उन्होंने संकल्पना ले। अब क्या हुआ, वो वहां स्टॉक में तो रख दिया, अब उसका निकासी करना है, तो फिर कैसे दे पब्लिक को, तो ये PDS प्रणाली के माध्यम से। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक
वितरण प्रणाली, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस प्रणाली, और इसके माध्यम से जो है वो खाद्यान्न का वितरण किया जाना शुरू किया। सबसे पहले कहां पे बताया मैंने? शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए। कब? 1960 के दशक में। एफसीआई की स्थापना कब बताया मैंने? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1965। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या चीज है पीडीएस? लिख लेंगे इसको 2 लाइन में। एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा, ये मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल इससे संबंधित लिखना ही होता है हमें। एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा उचित मूल्य व पर्याप्त मात्रा में सरकार के द्वारा खाद्यान्न व अन्य आवश्यकता की वस्तुएं गरीब, निर्बल व वंचित वर्गों को उपलब्ध कराती है। अब इसमें खाद्यान्न, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, ये खाद्यान्न है। और अन्य वस्तुएं, इसमें क्या मिलता है? शक्कर भी मिलती है, अभी भी मिलती है शायद। पहले केरोसिन की जरूरत होती थी तो इसी के माध्यम से केरोसिन मिलता था, अब जरूरत नहीं है क्योंकि 100% बिजली गांवों में पहुंच गई है, अब केरोसिन की आवश्यकता नहीं है। फिर नमक मिलता है, एक अनिवार्य चीज है। खाद्यान्न और नमक है, खाद्यान्न जरूरी है, नमक जरूरी है। बिना नमक के खाना, बिना तेल के खा सकते हैं, बिना मिर्ची के खा सकते हैं, बिना नमक के नहीं खा सकते, कि शरीर चल जाता है बिना नमक का नहीं। फिर उपवास रहता है तो फिर अलग से आता है, काला नमक आता है। फिर कैसे माने हम? क्या बताएं हम कि हमारा उपवास सही है या सही दिशा में जा रहे हैं? हम कैसे मान ले इससे? भाई खा तो रहे हैं हम, जुगाड़ कुछ न कुछ इंडियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कुछ न कुछ तो खा ही रहे हैं, तो फिर सब उपवास की आवश्यकता क्या है? उपवास तो बड़ा अच्छा है। उपवास जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जो हमारे धार्मिक भावनाएं हैं ना, जो भी जितनी भी धार्मिक भावनाएं हैं, पूरी साइंटिफिक होती है, साइंटिफिक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, साइंटिफिक है। और ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तय की गई है। लेकिन हम उसमें दूसरे कर्मकांड फंसा के जो है उसे अवैज्ञानिक बना देते हैं। वैज्ञानिक को क्या बना देते हैं? अवैज्ञानिक बना देते हैं। तो कुछ भी साइंटिफिक, जो धार्मिक भावनाएं है ना, पूरी साइंटिफिक है, लेकिन हम उसमें जो दूसरी चीजें उसमें जोड़ते चल जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं? फिर गलत करते हैं। अब फिर बोलते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। भाई जब उपवास है, उपवास काहे के लिए? हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए है। जो टॉक्सिन्स वगैरह हमारे शरीर में जमा हो गए हैं, एक दिन खाली पेट रह जाओ तो क्या होगा? निर्धारित प्रोसेस के तहत हमारे जो शरीर है उसकी सफाई हो जाएगी, इसके लिए है। लेकिन हमने क्या किया? उसमें मिलावट कर दी, तो जो उद्देश्य था वो अपवित्र हो गया और वो गड़बड़ हो गया। तो यही नहीं करना है हमें। तो उसी की बात कर रहे हैं। नमक एक अनिवार्य चीज है। अब बताया ना इन्होंने, भाई कुछ खाना ना हो तब भी हम नमक का इस्तेमाल कर लेते, दूसरे तरीके से कर लेते, जबकि नमक वही है, उसका नाम अलग,
उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ये वो है, और बाकी कुछ नहीं है तो आयोडीन सब में। ठीक? तो नमक जैसी अनिवार्य वस्तु जिसके बगैर काम ही नहीं चलता, ऐसी चीजें जो है वो इस पीडीएस प्रणाली के माध्यम से वितरण कराई जाती है। क्लियर हो गया? पीडीएस प्रणाली। अब हम बात करते हैं कि ये कौन चलाता है पीडीएस। तो इसमें दोनों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों की जिम्मेदारी है। योगेश जी बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं आज, मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। तो पीडीएस प्रणाली में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की भी है। केंद्र सरकार क्या कर रहा है, अभी बता दिया ना मैंने, एफसीआई की स्थापना कर दी उसमें। सीएसीपी केंद्र सरकार का है, मतलब उस एफसीआई जो है वो खरीदता है। पूरा जो भंडार की व्यवस्था करना किसका काम है, केंद्र सरकार का है, एफसीआई के माध्यम से। एफसीआई किस कीमत पर खरीदेगा, सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बताया मैंने। सीएसीपी 1965 में स्थापना हुई थी इसकी। ये जो कीमत निर्धारित कर देगा उस पर वो खरीद लेगा। फिर एक होता है निकासी मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर एफसीआई भंडार को बेचता है वो क्या कहलाता है, निकासी मूल्य। तो ये सब काम किसके, केंद्र सरकार के, और उसकी संस्थाएं भी बता दी मैंने, सीएसीपी और एफसीआई। बफर स्टॉक जिसमें सुरक्षित करके रखा जाता है, ये सब चीजें केंद्र सरकार की। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वितरण करना। अब किसको वितरण करेंगे विजय, जनता को करेंगे, है ना। मेरे को भी दे दो क्या सर, जिनका मतलब बीपीएल कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, तो राज्य सरकार का यही काम है, पहचान। राज्य सरकार का काम क्या है, पहचान करना है। किसकी पहचान करना, इसके अंतर्गत आते हैं मतलब जो गरीब है, जिसको इसकी जरूरत है। ऐसा ना हो कि अमीर वर्ग कभी इस योजना का लाभ उठा ले। कौन से होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, वंचित होना चाहिए और निर्बल होना चाहिए, विकलांग वगैरह जो कोई काम धंधा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की पहचान करना है ताकि उनको उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित कीमत पर खाद्यान्न मिल सके। तो राज्य सरकार का यही काम है। क्लियर हो गया नहीं? तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है इसमें, वंचित वर्गों की पहचान करना, राज्य सरकार के दायित्व देख रहे हैं, वंचित वर्गों की पहचान करना, राशन कार्ड देना उन्हें पहचान करने के बाद में, उचित मूल्य की दुकान खोलना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, एफसीआई 1965 और सीएसीपी 1965 राज्य सरकार के दायित्व। क्लियर हो गया? छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और दिक्कत हो जाती है इसमें। शुरुआत सर्वप्रथम कब की थी इवने जी? फुल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1960। हाँ, 1960 1960 के दशक में। कहाँ पे? शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए। 1970-80 के दशक में, इसको लिख ही लेते, 1960 में कहा शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए, 1965 बता दिया सीएसीपी और एफसीआई की स्थापना। 1980 के लगभग में, 1980 70-80 के दशक में जनजातीय क्षेत्रों के लिए
जनजाति क्षेत्रों के लिए कैरोसिन देना शुरू किया। जनजातीय क्षेत्रों के लिए कैरोसिन देना शुरू कर दिया। लेकिन यहां तक क्या था? अभी तक जो था कोई लक्षित वर्ग नहीं था। समझ में आ रहा है प्रिया, क्या होता है लक्षित वर्ग? प्रिया, लक्षित वर्ग क्या होता है? आप तैयारी करने लग गए लगता है घर में बैठ के यहां आने की, है ना? चलो कोई बात नहीं, परसों के दिन आओगे, ठीक है। शांतनु जी आप भी कुछ बोल रहे क्या? लक्षित वर्ग, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, लक्षित वर्ग मतलब वही जिनको ध्यान में रखकर कोई योजना बनाई थी, भाई इनको लाभ पहुंचाना, इसलिए ऐसी योजना। अब नहीं तो फिर सब लोग लाभान्वित हो जाए, है? अब यदि पूरा 4 एकड़ खेत है और उसमें 20 पौधे लगे हुए हैं जाम के, है? अब उसी को पानी देना है, और यदि हमारा टारगेट ऐसी कोई नाली ना बनाए कि वहीं तक पानी जाए, तो फिर क्या होगा? पूरे 4 एकड़ खेत की सिंचाई हो जाएगी, घास फूस सब बढ़ जाएगा, तो उसको काटने के लिए भी हमें मजदूरी देना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा। भाई अनावश्यक उसके लीकेज न हो, जहां जाना चाहिए वहीं जाए, तो वो वर्ग होता है लक्षित वर्ग। अभी तक कोई लक्षित वर्ग नहीं था, टारगेटेड वर्ग नहीं था कि इन्हीं को लाभ पहुंचाना है, और हमारा निरीक्षण भी नहीं था। हमारा मतलब मेरा नहीं, सरकार का निरीक्षण भी नहीं था। वही हमने जिसके लिए दिया वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। व्यापक भ्रष्टाचार उसमें सामने आ रहा था। तो इसलिए पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई? पीडीएस प्रणाली कब शुरू की गई? 1992। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992। क्या था इसका कॉन्सेप्ट? इसका कॉन्सेप्ट ये था कि पहले लक्षित वर्ग तैयार करो, कितनी जरूरत है, कितना देना है इनको, कितने कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को कितना देना है, 5 कैंडिडेट है तो 5 का कितना बनेगा, ये सब कुछ उसमें निर्धारित होना चाहिए। और फिर क्या बोला कि पहले इनको कुछ देना है तो उससे पहले क्या करना है, इनका राशन कार्ड बनाओ, जिसको भी देना है उसका राशन कार्ड बनाओ, बराबर एंट्री हो, पिछले महीने दिया था या नहीं दिया था, कौन लेके गया था, पब्लिक के पास में भी जानकारी होना चाहिए, और जो वितरण कर रहा है उसके पास में भी जानकारी होना चाहिए। तो इसे क्या बोले? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुआ? 1992। अब क्या था, इसमें एक ही कार्ड बनता था सबका एक जैसा कार्ड था। अब पता ही नहीं चलता था किसको जरूरत है किसको नहीं, किसको जरूरत है किसको नहीं है। कोई आधार नहीं था उसका, बस भारत में रहता है, सबका राशन कार्ड बना था, सबके राशन कार्ड बन गया। नौकरी वाला था उसका भी राशन कार्ड बन गया, जिसके 300 हेक्टेयर खेत था, 400 क्विंटल गेहूं होता था, उसका भी राशन कार्ड बन गया, सबके राशन कार्ड बन गए। अभी भी दिक्कत, जब ऐसा लगा कि बड़ी अच्छी योजना चल रही है, फिर ऐसा लगा है वो इसमें तो पता ही नहीं चलता वे जरूरत किसको है। सरकार को लगा था
कि वही लोग राशन कार्ड बनाएंगे जो गरीब हैं, लेकिन ये तो पब्लिक है। ये क्या है योगेश जी? पब्लिक है। आधी उम्र लोग बाग इस बात के लिए बिता देते हैं कि मेरा गरीबी रेखा का कार्ड बन जाए। आधी उम्र इस बात के लिए बिता देते हैं पढ़ने लिखने के बजाय कि हमारा गरीबी रेखा का कार्ड बन जाए। कि हमने जीवन इसलिए लिया है, जन्म इसलिए लिया है ताकि हम गरीबी रेखा का राशन खा सके और यहाँ से लठ मुठ हष्ट पुष्ट दुष्ट होके वापस जा सके। यही सोच के तो लोग जन्म ही लेते हैं यहाँ पर। तो फिर सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और नाम दिया टीपीडीएस। टीपीडीएस ये क्या था? पीडीएस और इसके बाद में टीपीडीएस, टारगेटेड। टारगेटेड टी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? टारगेटेड पीडीएस सिस्टम। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस। क्लियर हुआ? और कब आया ये? 1997 में। 1997 और ये है लकड़वाला समिति। इन्होंने जो सिफारिशें दी थी, हम ये पूरी समितियां पढ़ेंगे बाद में। टीपीडीएस 1997 ये लकड़वाला समिति की अनुशंसा पर ये लागू किया 1 जून 1997। 1 जून 1997 में। अब इसमें क्या किया? राशन कार्ड 2 कलर के बना दिए, एक एपीएल और दूसरा बीपीएल। एपीएल और बीपीएल। एबो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए सफेद वाला कार्ड और गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए कौन सा कार्ड? बीपीएल। बीपीएल कौन सा? नीला कार्ड। कौन सा? नीला कार्ड। अब ये कॉन्सेप्ट लेके आ गए, तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कार्ड है तुम सफेद ले लो, तुम नीला ले लो, दुकान वाले ने दे दिया जो दे दिया, ऐसा नहीं। तो इसके लिए एक सर्वे होगा व्यापक, और उस सर्वे के आधार पर एक न्यूनतम आवश्यकताएं देखी। भाई ये न्यूनतम आवश्यकता है, ये होना चाहिए, और जो इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है अपने आप ही, तो गरीबी रेखा से ऊपर है। और जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वो गरीबी रेखा से नीचे। वो गरीबी रेखा से नीचे है। एक सर्वे होगा, सर्वे में आपके घर की जानकारी, सदस्यों की इनकम, जो आपके पास स्थायी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो चलती है और अचल संपत्ति जो चलती नहीं है। कौन सी है सरिता जो चलती नहीं है? ऐसी कौन सी संपत्ति है जो चलती नहीं? अब ये कौन बोल रहा है कि पुराना 2000 का नोट, 500 का नोट चलता नहीं? हाँ? चिल्ड्रन बैंक के नोट, हाँ क्या है जो चलती नहीं है? तो जमीन जायदाद घर। जमीन जायदाद, जायदाद नहीं आएगा, सिर्फ जमीन आएगा। जमीन, जिसके घर। पास 60 एकड़ जमीन है वो नहीं चलता। हाँ? जिसके पास 62 एकड़ जमीन है उसके पास तो कैसे चलाएगा? भाई सबसे बड़ी बात, दिमाग भी चलना चाहिए, है ना? तो इसका सीधा से अचल संपत्ति मतलब वो संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर नहीं जा सकते, और चल संपत्ति मूवेबल, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, जैसे मशीन, गाड़ियां वगैरह हैं, कैश है, रोकड़, सोना, चांदी, ये क्या है? चल संपत्ति। चल संपत्ति। और अचल संपत्ति जो, जैसे ये इतना बड़ा भवन बना लिया मैंने, है ना? अब मेरी मजबूरी है कि मेरे को अब बैतुल में ही रहना है, क्योंकि इसको मैं कहीं लेकर नहीं जा सकता। नहीं तो बढ़िया कहीं पे भी लेके चल जाता ना, भीमपुर में लेके चल जाता, उठा के वहीं रहता, है ना? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ये अचल संपत्ति, बात क्लियर हो गई ना? तो चल और अचल संपत्ति के आधार पर पूरा फैमिली सर्वे होगा, और उस सर्वे में ये पता चल जाएगा कि गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा से ऊपर वालों का जो सफेद कार्ड रहेगा वो एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में रहेगा,
परिचय पत्र के रूप में रहेगा कि ये परिवार है इसका, इसमें इतने सदस्य हैं, ये वो। और जो राशन वगैरह मिलेगा, लेकिन उनको ज्यादा कीमत देना पड़ेगा, फुल कीमत देना पड़ेगा जो एफसीआई ने निर्धारित कर ली। और बीपीएल का कार्ड जो बनेगा, मतलब इसको सरकारी सहायता की आवश्यकता है, और सरकारी सहायता की आवश्यकता है तो फिर इनको बहुत कम कीमत पे राशन उपलब्ध कराया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कब आया? 1997 में। लागू कब हुआ? 1 जून 1997 को। किस समिति की अनुशंसा पर? लकड़वाला समिति की अनुशंसा पर। फिर अब ये समझ में नहीं आया, जैसे किसी के एक हाथ है तो भी उसको उतना ही मिल रहा है, किसी के दोनों हाथ नहीं है तो भी उसको उतना ही मिल रहा है। भाई गरीब तो सब है, भारत की 70% जनसंख्या गरीब है, लेकिन अब सबको तो हम पूरी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, सबको पूरी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बताया था ना, इकोनॉमिक्स क्या है? चयन है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? चयन की समस्या है, चुनाव की समस्या है। वे हमारे पास साधन कम है, आवश्यकता बहुत अधिक है। वे हमें क्या करना पड़ता है? प्राथमिकताएं तय करना पड़ता है कि सबसे पहले किसको जरूरत है। अब इसमें भी ये बोला कि अब इतनी सारी गरीब जनसंख्या है और लोग तो गरीब होने के लिए होड़ में लगे हुए हैं कि हम भी गरीब हैं, हम भी गरीब है, तो भी सबसे पहले किस गरीब का ध्यान रखें, तो ये भी तय कर लेते हैं, वे तुम्हारा बाद में नंबर लगाएंगे। तो फिर 2000 की बात करते हैं, 2000 जून 2000 में सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर, जून 2000 में सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे लोगों का चयन किया गया जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर सकते। और एक योजना आई इसमें, AAY, और ये आई 2000 में। AAY क्या मतलब है इसका? अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, समझ में आया? अंत्योदय अन्न योजना। आप क्या कार्ड है? किस कलर का है? सफेद। सफेद है? नहीं होगा यार। जमीन कितनी है तुम्हारे? 2-2.5 एकड़ वालों का सफेद कार्ड नहीं बनता। हाँ, आप क्या है कार्ड? कैसा है? किस कलर का है? हाँ, आपके यहाँ पे ब्लू है। योगेश के यहाँ सफेद ही होगा। ब्लू है, अच्छा बढ़िया। येलो कार्ड देखा है किसी ने? होता है ना येलो कार्ड। तो देखो, अपने यहाँ का कार्ड जाके देख लेना, भले ही वो येलो वो सफेद कलर का हो, लेकिन उसके ऊपर लिखा होगा AAY। अब क्या है, दुकानों में वो मिला नहीं तो वो बना दिया होगा, लेकिन जो अति गरीब होते हैं उनके लिए पीला कार्ड बनता है। पहले सफेद कार्ड, फिर सफेद और नीला, और फिर कौन सा आया? येलो, पीला कार्ड। पीला कार्ड यदि है तो मतलब गरीबों में सबसे गरीब, अति गरीबी रेखा वाला। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया? 2000 में। AAY, अंत्योदय अन्न योजना की घोषणा की गई, जिसमें पीले कार्ड जारी किए गए। और ये लागू जो वास्तव में हुई है, ये हुई है 2003 में। अंत्योदय कार्ड योजना कब लागू हुई? 2003। अंत्योदय अन्न योजना का कॉन्सेप्ट कब आया? 2000 में। किस आधार पर आया? सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। 2000 में जो सैंपल सर्वे हुआ था उसके आधार पर आया, और वास्तव में इसे लागू कब किया गया? 2003।
3। क्लियर एकदम। अब क्या फायदा था इसमें, क्या योजना की है? तो एक तो पीले कार्ड जारी किए गए, इसमें पहली बात बताते हैं, पीले कार्ड जारी किए गए, लगभग 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को लक्षित वर्ग में रखा। 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को लक्षित किया गया, अब इनको लाभान्वित करना था। अब इसमें कीमत कितनी थी? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। 1 रुपए किससे लेना था? पीले कार्ड पीले कार्ड। 2 रुपए किससे लेना था? हाँ, ब्लू। और 3 रुपए हेमलता। कीमत एक ही थी। देखो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, मतलब मोटे अनाज 1 रुपए किलो, ये है इसका, है ना? मोटे अनाज 1 रुपए किलो, चाहे मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, ये इसमें ये 1 रुपए किलो। चावल, सॉरी गेहूं लिखेंगे पहले, गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए, ये देना था। और कोविड-19 ने तो और भी भला कर दिया, अब पैसे ही नहीं देना पड़ता। बोलते 10 किलो 15 किलो राशन लेने के लिए पैसे ही नहीं देना पड़ता है। क्या है सब? कल पता करके आना तो जरा, बीपीएल वाले कोई हो तो बता सकते हैं ग्रुप में। क्लियर हो गया ये? अंत्योदय अन्न योजना 2003 से शुरू हुई है और इसके अंतर्गत 1 करोड़ लक्षित वर्गों को लक्षित परिवारों को, व्यक्तियों को नहीं, को लाभान्वित करने की बात की गई थी। 1 रुपए किलो मोटे अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने की बात की गई थी। कितना मिलता है इसमें? एक कार्ड पर 25 केजी देना था। एक कार्ड पर कितना? 25 केजी। अंत्योदय अन्न योजना में सदस्यों के आधार पर नहीं दिया जाता, सदस्यों, जबकि येलो, सॉरी जो नीला है और व्हाइट है, इसमें सदस्यों के आधार पर दिया जाता था। लेकिन अंत्योदय अन्न योजना जब लागू हुई तो उसमें कार्ड को एक क्वांटिटी मान लिया। एक कार्ड पे कितना? 25 केजी। एक कार्ड पे 25 केजी था शुरुआत में। और अब कितना मिलता है? गुड। आप क्या है? नानी क्या है? यही हमें जानकारी होना चाहिए, है ना? तो 1 अप्रैल 2002 से लिखेंगे इसे, दोनों बातें एक साथ ही लिखवा देता हूं मैं। 1 अप्रैल 2002 से 25 केजी से बढ़ाकर 25 केजी से बढ़ाकर 35 केजी खाद्यान्न, 35 केजी खाद्यान्न प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया। मतलब जब से योजना लागू हुई तब से कितना मिलता था? 25 केजी। लेकिन 2002 से कितना देने लग गए? 35 केजी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सरकार ने इतनी सारी योजनाएं तो लागू कर दी, इतनी सारी। पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड टीपीडीएस, और फिर AAY अंत्योदय अन्न योजना। ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सरकार के सामने समस्याएं कौन सी है? सरकार के सामने समस्याएं कौन सी है? राशन कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार लिखना है, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, मेंस का क्वेश्चन नहीं है। राशन कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार। सोच रहा हूं एक रिसर्च करूं मैं इसके ऊपर, यदि आप लोगों में से कोई सहयोग कर देगा, 2-3 लोग मिलके डाटा कलेक्शन करने वाला, तो एक हम रिसर्च करने का सोच रहे हैं। पर ये चुनाव के समय नहीं करते, चुनाव होने के बाद करेंगे। वे ऐसे कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं किसी पंचायत में कि जिसमें
जिसको आवश्यकता है उसका राशन कार्ड बन गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनका नहीं बनना था, उन्होंने भी राशन कार्ड बना लिया। ऐसे कितने लोग हैं वास्तव में जिनको राशन कार्ड की जरूरत थी लेकिन उनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। ऐसा हमें एक रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो ये समस्या है ना, राशन कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार, पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग गरीब होने के लिए भी पैसे दे देते हैं, तो बन जाता है। अब इनका नहीं बना, बोल रहे 2-2.5 एकड़ जमीन लेके आना तुम्हारा राशन कार्ड, तो हम पता करेंगे। फिर है शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा हिसाब न रखना। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों द्वारा हिसाब न रखना। इन दुकानों में जो लोग काम करते हैं ना, उनको 7,000, 8,000, 10,000 रुपये महीने मिलता है, जो डीलर वगैरह होते हैं उनको, है? लेकिन उनकी 4 मंजिला बिल्डिंग रहती है। अब सोच सकते हो कैसे बना लेते हैं, है? क्या सोच रहे, डीलर बनने का सोच रहे, वही बनोगे। अनाज की कालाबाजारी, अनाज की कालाबाजारी पकड़ में आ जाते हैं। बीपीएल का राशन जो है व्यापारी के गोडाउन में मिल जाता है कभी कभी, तो फिर वहां कैसे पहुंच गया, जबकि वो तो चलता भी नहीं है। चलता है कि गेहूं शक्कर अपने आप नहीं चलती है, कोई लेके जा सकते हैं। तो फिर ये जिसको उचित मूल्य की दुकान में होना चाहिए था, वो किसी व्यापारी के गोडाउन में कैसे पहुंच जाता है? तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी उसमें हो रही है। न ही गुणवत्ता अच्छी होती है और न ही खाने लायक होता है। कभी कभी तो उसमें कीड़े और ये और वो सब कुछ निकल आता है। रखरखाव के अभाव में राशन सड़ जाता है। सरकार पर अतिरिक्त बोझ, सरकार पर अतिरिक्त बोझ, सरकार पर अतिरिक्त बोझ। अब क्या है कि ये निःशुल्क योजनाएं सरकार चलाते जाते हैं, ऋण लेते जाते हैं इधर उधर से, और कर्ज का भार बढ़ते जाता है। और इस भार को कम करने के लिए फिर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। टैक्स बढ़ा देते हैं तो हम जैसे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। जो ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं लेते हैं, वसूली उन लोगों से होती है। कितना भी पेमेंट बढ़ा दे सरकार, उतने पेमेंट में पूरा होता ही नहीं। बात क्लियर हो गई? अब हम आते हैं अपना मूल क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। कल पढ़ेंगे इसे, अब हम रूपरेखा समझ लेते हैं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में। तो 2013 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था। ये इसी में लिखना था वैसे। 2003 में AY योजना लागू हुई थी, बनी कब थी 2000 में। और उसके बाद में एक आया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लिख लेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और इसकी धारा 16 के तहत, धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। अब कब करना था? 2013 में ही करना था, 2013 में, लेकिन नहीं हुआ। कब हुआ है? 21 जुलाई 2017। स्थापना का निर्णय लिया 11 अप्रैल 2017 को स्थापना करना है। इसके लिए राजपत्र में प्रस्ताव वगैरह कब पारित हुआ? 11 अप्रैल 2017।
और वास्तव में स्थापित कब किया इसको? 21 जुलाई 2017। मुख्यालय जो है भोपाल में है। अब प्रकृति यदि हम देखेंगे इसकी प्रकृति, तो विजया जी आप बताइए कैसा आयोग है ये? सांविधिक आयोग है, बिल्कुल, बात क्लियर हो गई है। सांविधिक आयोग है, और सांविधिक आयोग की स्थापना कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है इसकी? राज्य सरकार। संवैधानिक होता तो राज्यपाल राष्ट्रपति, सांविधिक है तो फिर सरकार के ऊपर आती है बात। क्लियर हो गया? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है नियुक्ति, राज्य सरकार। कार्यकाल इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। संरचना देखेंगे इसकी, संरचना में एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सचिव, तो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग को हम कल और डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट बी में। तो आज के लिए इतना ही। सार्थक पहल के साथ